मार्स के साथ एक ऐसा मसला है जिसको ना साइंस के दम पर ठीक किया जा सकता है ना ही किसी और तरीके से। कहते हैं मार्स एक लाइफलेस प्लेनेट है जहां नेचुरली जिंदगी पॉसिबल नहीं है। साइंटिस्ट्स ने वहां इंसानों को टेक्नोलॉजी के दम पर जिंदा रखने के लिए तरीके तो ढूंढ लिए हैं, लेकिन इंसानी उम्मीदों के नए मरकज इस खामोश रेड प्लेनेट के शायद कुछ और ही प्लान्स हैं। यहाँ एक ऐसा खतरनाक फिनोमेनन पाया जाता है जो नासा के अपॉर्चुनिटी रोवर की जान ले चुका है। नाजरीन, मार्स के इस खास मसले पर डिस्कस करने से पहले हमें ये जानना होगा कि क्यों हम अपना सब कुछ दांव पर लगाकर 31 करोड़ किलोमीटर दूर एक बंजर प्लैनेट से उम्मीद लगाए बैठे हैं। देखिए, साइंटिस्ट्स का मानना है कि अर्थ पर इंसानों के लिए अभी तक जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे हैं। ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, रिवर्स सूख रही हैं और इक्वेटर के पास रहना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। एस्टिमेट्स के मुताबिक साल 2100 तक अगर हम ग्रीन हाउस इफेक्ट पर काबू भी पा लें, फिर भी दुनिया के तमाम ग्लेशियर्स का बड़ा हिस्सा पिघल चुका होगा, जिसकी वजह से ताज़ा पानी नायाब होकर रह जाएगा। लेकिन इन सब के अलावा अगर हमारी दुनिया पर कोई ऐसी आफत आ जाती है, जैसा कि कोई खतरनाक पेंडेमिक, ग्लोबल न्यूक्लियर वॉर या फिर कोई एस्टेरॉयड इम्पैक्ट, तो ह्यूमन सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। और फिर जिस तरह दुनिया से डायनासोर्स का खात्मा हुआ, इंसानों का भी हो सकता है। इस दिन से बचने के लिए पिछले कई सालों से सेकंड होम की तलाश जारी है, और ये सेकंड होम अर्थ पर नहीं बल्कि मार्स पर होगा। 2050 तक हम इंसान मार्स पर एक ह्यूमन कॉलोनी बनाने का इरादा रखते हैं, और शायद हम ये सपना पूरा करने में कामयाब भी हो जाएं। इस मिशन के लिए साइंटिस्ट्स ने हमारे पड़ोसी प्लेनेट मार्स को इस वजह से चुना है क्योंकि मार्स और अर्थ आपस में बहुत सारे फीचर्स शेयर करते हैं, जैसा कि दिन का वक्त। मार्स पर एक दिन, जिसे सोल कहते हैं, तकरीबन 24.6 आवर्स का होता है, यानी अर्थ के एक दिन से सिर्फ 36 मिनट बढ़ा। मार्स पर भी अर्थ की तरह मुख्तलिफ मौसम देखे गए हैं, जैसे समर्स, विंटर्स, ऑटम और स्प्रिंग, पर ये सीजन्स अर्थ के मुकाबले में ज्यादा बड़े होते हैं क्योंकि मार्स का एक साल भी बड़ा होता है। ठीक अर्थ की तरह मार्स पर एंशिएंट रिवर्स, लेक्स और बर्फ के निशानात मिले हैं। इसके अलावा मार्स के भी पोल्स हैं, जैसे अर्थ पर नॉर्थ और साउथ पोल हैं, और इन पर बर्फ भी जमा हुई है। पहाड़, वादियां, रेगिस्तान और वॉल्केनोस, ये सब अर्थ पर भी हैं और मार्स पर भी। हत्ता कि सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वॉल्केनो मार्स पर ही है, जिसे ओलंपस मॉन्स कहा जाता है। और आखिर में कम ही सही, लेकिन मार्स पर ग्रेविटी और एटमॉस्फेयर भी पाया जाता है। इन सब खुसूसियात को देखते हुए मार्स को ह्यूमन कॉलोनाइजेशन के लिए चुना गया है। अब बेशक मार्स एक अर्थ लाइक प्लेनेट तो है, लेकिन वो पूरी तरह अर्थ नहीं है। मिसाल के तौर पर वहाँ फ्रोजन वाटर के ट्रेसेस मिले हैं, पर यह पानी लिक्विड फॉर्म में नदियों और दरियाओं में नहीं बहता कि बस निकाल कर इस्तेमाल कर लिया। मार्शियन सॉइल से ये बर्फ एक्सट्रैक्ट करना और इसे इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए भी कई इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे। इसी तरह इंसानों के लिए दूसरी सबसे अहम चीज है ऑक्सीजन, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में हमारे इर्द गिर्द हवा में 20% है। मार्स के एटमॉस्फेयर में सिर्फ 0.13% ऑक्सीजन है और बाकी 99.87% कार्बन डाइऑक्साइड। वहाँ ऑक्सीजन बनाने के लिए भी एडवांस सिस्टम्स चाहिए होंगे। और सबसे अहम चीज, मार्स पर दिन में भी टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है, अक्सर -60 डिग्री सेल्सियस, और रात को तो और भी ज्यादा ठंड पड़ जाती है। इंसानी जिस्म को बचाने के लिए स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव सूट्स और हीट शेल्टर्स चाहिए होंगे। और हाँ, वहाँ अगर सब चीजें मिल भी जाएं, तब भी आप फ्रीली नहीं घूम सकते, क्योंकि मार्स का अपना कोई स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नहीं है जो इंसानों को सूरज की खतरनाक रेडिएशन से बचा सके। अगर मार्स पर सूरज की रेडिएशन से बचा नहीं गया तो वो कैंसर जैसे मर्ज में मुब्तला कर सकती हैं। अब इन सब मसलों से निपटने के लिए साइंटिफिक कम्युनिटी पिछले कई सालों से काम करती आ रही है। जैसे मार्स पर ऑक्सीजन बनाने के लिए नासा का मॉक्सी नामी प्रोजेक्ट है, जो मार्स पर कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाने पर काम कर रहा है। मॉक्सी एक CO2 गैस को कंप्रेस और हीट करके इसमें से ऑक्सीजन निकालने का काम करेगा। इस प्रोसेस के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी, जो सोलर पैनल से जनरेट होगी। इसी तरह वहां ठंड से बचने के लिए साइंटिस्ट्स ने इन्फ्लेटेबल हैबिटेट्स और अंडरग्राउंड बेसिस डिजाइन किए हैं। इन बेसिस को मार्स के रेगिस्तान में या पहाड़ों के नीचे बनाने का आइडिया है। रेडिएशन से बचने के लिए या तो मार्स की मिट्टी से बंकर्स बनाए जाएंगे या फिर स्पेशली डिजाइंड हेवीली शील्डेड सूट्स और शेल्टर्स तैयार किए जाएंगे। कुछ लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि मार्स की केव्स यानी गारों को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मार्स पर पानी के हल के लिए भी एक तरीका मौजूद है। जैसा कि आप जानते हैं कि मार्स की जमीन के नीचे बर्फ मौजूद है। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी पानी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ड्रिलिंग और हीटिंग टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है। ये पानी पीने के लिए, फार्मिंग और ऑक्सीजन प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होगा। ऑक्सीजन, पानी, रेडिएशन और ठंड से बचने के सॉल्यूशंस तो हो गए, लेकिन ह्यूमन कॉलोनी को जिंदा रखने के लिए एक आखिरी चीज है खाना। तो आपको बताते चले कि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट भी तैयार हो चुका है, यानी सील्ड ग्रीन हाउसेज, जहां हवा, पानी और रोशनी सब कुछ आर्टिफिशियल कंट्रोल में होगा। ये एक्सपेरिमेंट्स नासा की जानिब से एंटार्क्टिका और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कामयाबी से किए जा चुके हैं। पर मार्स पर एक ऐसा मसला भी है जिसका सोल्यूशन अभी तक नहीं निकाला गया,
और वो मसला है वहाँ की मिट्टी के तूफान। मार्स का लाल और सुनसान चेहरा पहली नजर में एक खामोश, बेजान मंजर पेश करता है। तस्वीरों में देखकर ये सैयारा एक पुरसकून और लाइफलेस जगह लगती है। हर तरफ फैले रेगिस्तान, पत्थर और हल्की सी हवा की सीटी, जैसे वक्त यहाँ रुक गया हो। मगर इस वीडियो में देखें, मार्स के होराइजन पर कुछ उभर रहा है, एक दहशतनाक दीवार। ये कुछ और नहीं बल्कि मार्स पर तूफान का मंजर है। और ये कोई आम डस्ट स्टॉर्म नहीं है। ड्राई आइस की सब्लिमेशन, यानी जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ का सीधा हवा में तब्दील होना, इतनी तेज हवा पैदा करती है कि मार्स पर सबसे खौफनाक तूफान भड़क उठते हैं। ये आंधियां सिर्फ एक शहर या कॉन्टिनेंट जितने हिस्से नहीं, बल्कि पूरे के पूरे प्लैनेट को निगल लेती हैं। और ये सुपर स्टॉर्म्स तकरीबन हर 3 सालों में मार्स पर उभरते हैं। इन तूफानों का गर्द इतना घना होता है कि महीनों तक सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाती, और ये इंसानी टेक्नोलॉजी के लिए एक बड़ा खतरा है। सोलर पैनल से लेकर कम्युनिकेशन सिस्टम्स तक सब कुछ फेल हो सकता है। अगर इंसान मार्स पर कॉलोनी बनाना चाहता है तो इन तूफानों का सामना करना होगा। लेकिन मसला यह है कि हम अभी तक इन तूफानों की असल वजह नहीं समझ सके। शायद हमें इसके बारे में थोड़ा आइडिया जरूर है, लेकिन इन तूफानों को रोकना हम अर्थ पर ही नहीं कर पाए तो मार्स की क्या बात है। मार्स हमेशा से डस्ट स्टॉर्म्स का शिकार नहीं था। कभी ये प्लैनेट भी हरा भरा और जिंदगी से भरपूर था, जहां घना एटमॉस्फेयर और पानी बहता था। लेकिन करोड़ों अरबों सालों के दौरान मार्स सूख गया और इसका एटमॉस्फेयर धीरे धीरे स्पेस में गायब हो गया। आज मार्स का एटमॉस्फेयर सिर्फ 1% रह गया है, जो अर्थ के मुकाबले में ना होने के बराबर है। मगर ये डस्ट स्टॉर्म सिर्फ इसलिए नहीं आते कि मार्स सूखा हुआ है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि इन तूफानों के पीछे एक बहुत बड़ा सबब है मार्स का टेम्परेचर। देखें, जब एटमॉस्फेयर घना होता है तो वो सूरज की हीट को रोकता है और जमीन की हीट को भी एब्जॉर्ब करता है। मगर क्योंकि मार्स का एटमॉस्फेयर काफी पतला है, इसी वजह से वहां दिन के वक्त अगर आप खड़े होंगे तो आपके पांव पर 23 डिग्री सेल्सियस महसूस होगा, जबकि आपके सर के पास फ्रीजिंग टेम्परेचर होगा। ऐसा इस वजह से है क्योंकि जमीन की हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए एटमॉस्फेयर काफी पतला है। ये टेम्परेचर का इतना ज्यादा फर्क तेज हवाएं पैदा करता है, और हवाएं लाती हैं तूफान। अर्थ पर तूफान बादलों को अपने साथ लाते हैं, लेकिन मार्स पर बादलों की जगह होती है डस्ट। ये डस्ट जब एक बार हवा में शामिल हो जाती है तो ग्रेविटी कम होने की वजह से ये महीनों तक जमीन पर वापस नहीं आती, जिसकी वजह से दिनों नहीं बल्कि महीनों तक मार्स के गिर्द मिट्टी की लेयर खड़ी रहती है। डस्ट स्टॉर्म्स के दौरान मार्स पर विंड स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाती है। इतनी तेज हवाएं अर्थ पर घरों की छतें उड़ा देती हैं, बिलबोर्ड्स और दरख्त उखड़ जाते हैं। लेकिन हमें खतरा मार्स की तेज हवाओं से हरगिज नहीं है, क्योंकि इन हवाओं में कोई ताकत नहीं होती। कंपैरिजन के लिए देखा जाए तो मार्स की 100 किलोमीटर पर आवर की हवाएं अर्थ की सिर्फ 10 किलोमीटर पर आवर की हवाओं जितनी ताकत रखती हैं, और इसकी वजह वहां का पतला एटमॉस्फेयर ही है। हमें खतरा वहां की तेज हवाओं से नहीं बल्कि इन डस्ट स्टॉर्म्स की वजह से ब्लॉक होने वाली सनलाइट से है, क्योंकि अभी तक वहां ह्यूमन कॉलोनी को जिंदा रखने के लिए जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो सोलर पावर के गिर्द घूम रहे हैं। और अगर कई महीनों तक हमें सोलर पावर ना मिले तो वहां जिंदगी की गाड़ी रुक सकती है। 24 जनवरी 2004 को नासा का अपॉर्चुनिटी रोवर मार्स पर लैंड करता है। इसका मिशन वैसे तो सिर्फ 90 दिनों का था, लेकिन अगले 15 सालों तक ये मार्स की जमीन पर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करता रहा। पर एक दिन इसका सामना हुआ एक बहुत बड़े डस्ट स्टॉर्म से। 2018 में पहली बार नासा को पता चला कि मार्स के डस्ट स्टॉर्म्स कितने खतरनाक हो सकते हैं। इस दौरान अपॉर्चुनिटी के सोलर पैनल्स पर पड़ने वाली सनलाइट 96% तक कम हो गई, और अब इसकी बैटरी भी चार्ज नहीं हो पा रही थी। अपॉर्चुनिटी से ली गई इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि 30 दिनों के दौरान मिट्टी के बादलों ने कितनी ज्यादा सनलाइट ब्लॉक की। कुछ महीनों तक अपॉर्चुनिटी ने नासा का साथ दिया, लेकिन उसके बाद वो डीप स्लीप मोड में चला गया। नासा ने महीनों तक उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। 1 साल के बाद अपॉर्चुनिटी का आखिरी मैसेज रिसीव हुआ, जिसमें लिखा था, माई बैटरी इज लो एंड इट्स गेटिंग डार्क। इस दिन के बाद अपॉर्चुनिटी की तरफ से कोई सिग्नल नहीं आया। उम्मीद है अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज।